स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1942, बी 1947, सी 1950, डी 1958। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1958। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय और रक्षा विज्ञान संगठन का संयोजन करके की गई थी। बता दें कि डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, अतः विकल्प डी सही है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जो डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, किस शहर में स्थित है? ए कानपुर, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कानपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, स्लॉथ बियर की आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ए संकटग्रस्त, बी संवेदनशील, सी निकट संकटग्रस्त, डी कम चिंताजनक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संवेदनशील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्लॉथ बियर की आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति संवेदनशील है। ये मुख्यतः श्रीलंका, भारत, भूटान तथा नेपाल के निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से दीमक और चींटियां खाते हैं और अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत अपने शावकों को पीठ पर ढोते हैं। इन्हें शहद बहुत पसंद है, इसलिए इनका एक वैकल्पिक नाम हनी बियर भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1976, बी 1982, सी 1987 या डी 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1987। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना वर्ष 1987 में हुई। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनजातीय उत्पादों जैसे धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग, जिन पर जनजातीय लोग अपनी आय के एक बड़े भाग हेतु बहुत अधिक निर्भर हैं, कि विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। अगला प्रश्न है, कोल्हापुरी चप्पलों को भौगोलिक संकेत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 2011, बी 2015, सी 2017 या डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा तथा सोलापुर जिलों में पारंपरिक रूप से हस्त निर्मित की जाती हैं। इनका ऐतिहासिक संदर्भ 12वीं-13वीं शताब्दी से जुड़ा है और ये आरंभ में राजघरानों के लिए बनाई जाती थी। वर्ष 2019 में इन चप्पलों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। यह टैग स्थानीय कारीगरों को बौद्धिक संपदा अधिकार देता है, जिससे उनके उत्पाद की विशिष्ट पहचान और संरक्षण सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, कस्य धनिया जिसे भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, भारतीय किस राज्य में उत्पादित होता है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कस्य धनिया धनिया की एक विशिष्ट किस्म है जिसे सिलेंट्रो भी कहा जाता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र के लातूर जिले की औसा तहसील में उगाया जाता है। इसके विशिष्ट खुशबू, गुणवत्ता और पारंपरिक कृषि विधियों के कारण इसे वर्ष 2024 में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग से स्थानीय किसानों को पहचान, संरक्षण तथा बाजार में लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 तक रेशम के उत्पादन और खपत में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दूसरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत का कच्चा रेशम उत्पादन वर्ष 2017 से 18 में 31,906 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 38,913 मीट्रिक टन हो गया। वहीं इसी अवधि में शहतूत बागानों का क्षेत्रफल भी 2,23,926 हेक्टेयर से बढ़कर 2,63,352 हेक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि भारत की रेशम उद्योग में बढ़ती क्षमता और मांग को दर्शाती है। अगला प्रश्न है,
भारत में पंजीकृत भौगोलिक संकेत टैग की वैधता अवधि क्या है? ए 5 साल, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 10 वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भौगोलिक संकेत टैग एक नाम या प्रतीक होता है जो ऐसे उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से होती है और जिनकी गुणवत्ता या विशेषताएं उसी क्षेत्र से जुड़ी होती है। भारत में पंजीकृत जीआई टैग की वैधता अवधि 10 वर्ष होती है। इस अवधि के पश्चात इसे नवीनीकृत किया जा सकता है जिससे उनकी वैधता आगे बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों पर पाले जाते हैं? ए नीम, आम, सागवान और बांस, बी शहतूत, ओक, अरंडी और अर्जुन, सी बरगद, पीपल, जामुन और साल, डी इमली, यूकेलिप्टस, गुलमोहर और पलाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शहतूत, ओक, अरंडी और अर्जुन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेशम उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़ों की खेती कर उनकी कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। इन कीड़ों को मुख्यतः शहतूत, ओक, अरंडी तथा अर्जुन के पत्तों पर पाला जाता है क्योंकि ये पत्तियां उनके लिए पोषक होती हैं। लगभग 1 माह में ये कीड़े कोकून बनाते हैं जिन्हें उबालकर उनसे रेशम के धागे निकाले जाते हैं। यह एक सूक्ष्म और कुशल प्रक्रिया है जो छोटे रेशम कीटों को चमकदार रेशम धागों में परिवर्तित कर देती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1887, बी 1890, सी 1894, डी 1897। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।